हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरु टॉक के एक नए एपिसोड में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसी बड़ी जिम्मेदारियां वाली नौकरी मिलती हैं। ये नौकरियां क्या सिर्फ कॉन्वेंट से आने वाले या इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले छात्र ही ले पाते हैं, या फिर दूर दराज गांव में पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने अपनी सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम से करी है, वो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं? अगर हम बात करें सन 2004-5 से पहले की, तो डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट से आने वाले बच्चों का यूपी सिविल सर्विसेज एग्जाम में डोमिनेंस था। लेकिन एक जबरदस्त बदलाव आया है पिछले 10-15 सालों में, जहां पर हिंदी मीडियम से आने वाले छात्र भी टॉप 10 रैंक में अपनी जगह बना रहे हैं। क्या ये चेंज आया, ये इकोसिस्टम कैसे इतनी तेजी से बदला कि हिंदी मीडियम से आने वाले छात्र भी यूपी सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपनी धाक जमा रहे हैं? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंडिया के एक टॉप गुरु, जो पिछले 15 सालों से यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, और वो भी हिंदी मीडियम से आने वाले छात्रों को। उनके पास खुद अपने 500 से अधिक सफलताएं हैं इन छात्रों के साथ। आइए उनसे बात करते हैं कैसे हिंदी माध्यम से यूपीएससी जैसे डिफिकल्ट एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, और उनकी जो एक्सपर्टीज है इथिक्स और इंडियन पॉलिटी, उसकी हेल्प से अच्छी प्लानिंग के साथ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। तो स्वागत करते हैं अमरेंद्र पांडे सर का। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे को इतने सारे मेल आए कि आप अमरेंद्र सर को क्यों नहीं लेके आते हो, उनसे बात करनी है। 300 बच्चे आप लोगों ने पढ़ा के निकाल दिए। 300 बच्चे निकालना मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं निकाल पाता सर, और 300 बच्चे ऐसा। हमने पढ़ा आपके बारे में बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छूट गया है। आप आज सबके सामने बता दीजिए अपने बारे में कुछ। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया इस शो पे, क्योंकि हम लोग छात्रों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पढ़ाई के दौरान बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है जब किसी मंच से हम लोग अपनी जर्नी के बारे में बताएं या अन्य चीज़ें बताएं। हालांकि छात्र सुनना चाहते हैं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑफलाइन बहुत काम किया, और ऑफलाइन में क्या होता है कि गुरु और शिष्य के बीच का एक ऐसा रिलेशन हो जाता है कि वो हर समय ये जानना चाहता है कि आखिर आप इतने मजबूत कैसे हैं, आप लोगों के अंदर इतना धैर्य कहाँ से आता है। हालांकि ये छात्रों को नहीं पता होता, ये सब कुछ उन्हीं से आता है। जो हम लोग जो कुछ भी दे रहे होते हैं छात्रों को, उनसे लेने का भी काम हम लोगों का उनसे ही होता है। तो ये एक यात्रा रही है यूपीएससी की तैयारी की, और ये बना ही देता है आपको जो बनना होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यूपीएससी के लिए जो भी छात्र तैयारी के लिए आते हैं, है ना, उनको ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए, और बनना तो वो जो चाहते हैं वो बन ही जाएंगे। तो ये बड़ी बात है। और मैंने शुरू किया था 2009 से पढ़ाना यूपीएससी के छात्रों को, और बड़ा स्ट्रगल रहा शुरू में। 3-4 वर्षों तक इस बात को स्थापित करना बड़ा कठिन था कि हमारे मार्गदर्शन में परिणाम आएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने विश्वास दिखाया, और आज उनके विश्वास के कारण आज हम लोग एक स्थापित शिक्षक बन पाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे छात्रों को तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने उस समय पहचाना, मुझे पहचाना, और आज फिर हम लोग वो पहचान कर रहे हैं। क्या बात है सर। सर, वो ऐसे जो निकलते हैं स्टूडेंट, मतलब पढ़ते तो अब बहुत लोग होंगे आपसे, लेकिन जो निकलते हैं उनमें कुछ अलग होता है आम बच्चों से? एक चीज़ मैंने देखा है कि 2 तरीके के छात्र अक्सर हम लोगों के साथ टकराते हैं। एक छात्र वो होते हैं जिनको बस बनना होता है, और एक छात्र वो होते हैं जो बहुत कुछ सोच विचार के फिर इस फील्ड में आते हैं। तो अक्सर मैंने ऐसे छात्रों को ज़्यादा सेलेक्ट होते हुए देखा है, जो ये मान के आए हैं कि बस करना है। अच्छा, और कुछ नहीं है दिमाग में, और हाँ, बुद्धि लगा के नहीं आए हैं, उनका जुनून है। और ठीक बात करें तो यूपीएससी जुनून से निकलता है। बहुत सारे छात्र हम लोगों ने देखे, वो हर 2 महीने बाद कहते हैं सर बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, सर बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ये सारे लोग कैलकुलेटिव हैं, और ऐसे लोगों को, ऐसे छात्रों को हमेशा दिक्कत रहती है, सर पॉलिटी में ये हो गया कम, सर इसमें ये कम हो गया। और ऐसे छात्र जो जुनून से आए हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है
कि हमें जो कुछ भी मिला है वो सब कर जाना है, पढ़ जाना है। तो ऐसे छात्र जिन्होंने हम लोगों से कभी शिकायत नहीं की, उन छात्रों का मैंने देखा परिणाम आया। और ऐसे छात्र जो पूरे साल परेशान रहते थे सिलेबस को लेके, कभी कोई सवाल को लेके, कभी किसी चीज को लेके, उनकी थोड़ी सिलेक्शन का जो परसेंटेज रहा वो कम रहा। तो वो अटकना भटकना नहीं है, जो आपका जो लक्ष्य है उसके पीछे भागते रहिए तो निकल जाएगा यूपीएससी। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी बार बार ये समझाता हूँ कि आप केवल मेरे पढ़ाने से या मेरे बताने से आपका ना तो आंतरिक विकास होगा, ना आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, है ना। आप हमसे उतनी अपेक्षा रखें जहाँ पे आप बिल्कुल भटकाव की स्थिति में हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं, बशर्ते आप ये सोचने लगे कि सर जो पढ़ा देंगे बस उतना करेंगे तो आईएएस बन जाएंगे। नहीं, हम लोग मार्गदर्शक हैं, तो हमारा ये काम होता है कि आपको इस तरीके से बना दिया जाए कि आप खुद चीज़ों की एक अपनी समझ विकसित करें। और जिस दिन से आपकी अपनी समझ विकसित होने लगती है उस दिन से शिकायतें कम हो जाती हैं। जो कुछ आपके समझ में आता है वो आप एक्सेप्ट करते हैं, और जो नहीं समझ में आता है उसको आप अपने हिसाब से समझ लेते हैं, और वही अभिव्यक्ति आपको रिजल्ट तक ले जाती है। तो जो आपने बात की ना कि समझ जाते हैं, वो फिर मैच्योरिटी की बात कर रहे हो आप जी। तो क्या राइट एज है यूपीएससी स्टार्ट करने के लिए? ये मुझे आज के यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को ये सलाह दूंगा कि आफ्टर 10+2 के बाद वो पैरेलल एक तरफ आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ ही साथ यूपीएससी के लिए आप अपनी जो तैयारी है, जो समझ है, उसको बनाना शुरू कर दें। ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा यही पढ़ने लगे, लेकिन कम से कम जो सामान्य समझ है, जैसे एनसीईआरटीज़ की बुक है, तो उससे शुरुआत आपको कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप हर समय इसके टच में रहते हैं, और जब आप टच में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो समझ आप में विकसित हो रही होती है। कोई भी घटना ऐसी जो हमारे समाज में, हमारे आसपास या वैश्विक परिदृश्य में घटती है, तो आप भी उसमें सोचने लगते हो, क्योंकि आप इस व्यवस्था से जुड़ रहे हैं। तो ये जो आपका जुड़ाव होता है ये कहीं ना कहीं आपको तैयार कर रहा होता है। और जब आप सेकेंड ईयर या लास्ट ईयर में होते हैं तो आप पूरी तरीके से इस व्यवस्था से जुड़ जाएं, तैयारी करें, तो हमें लगता है कि ये सबसे सही उम्र होगी आपकी तैयारी शुरू करने की। आपने वो पॉइंट टच कर लिया कि कब वो लेवल है करना है, लेकिन सर अब आप ट्रेंड देखोगे पिछले 10-15 सालों का ना, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे अभी भी ज़्यादा निकल रहे हैं और हिंदी मीडियम के कम निकल रहे हैं, जबकि वो ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है अब? सर, इस पे हम लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई है, और अभी हाल ही में स्टडी IQ के साथ मैं जुड़ा हूँ। वहाँ पे अभी हम लोगों का नया बैच हिंदी माध्यम शुरू हुआ है, और हम लोगों ने यही बार बार चिल्ला के कहा कि हिंदी माध्यम में पोटेंशियल हमेशा से रहा है और है, और बस ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारा यूथ है वो ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है कि वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि हिंदी की तरफ जाएं या अंग्रेजी की तरफ जाएं। तो ये जो माध्यम का थोड़ा सा है, इसका भी मैंने इतिहास बताया। तो उसमें मैंने बताया कि कैसे इसकी शुरुआत जो होती है वो मोरारजी देसाई जब जनता दल की सरकार बनती है उसके बाद से ही, तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 1980 तक तो यूपीएससी में हिंदी माध्यम जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं थी। फिर इन्होंने प्रयास किया, लेकिन यहाँ से चीज़ें बहुत बदली नहीं। हालांकि शुरुआत हुई, फिर एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने ये रिकमेंड भी किया कि भाई हिंदी माध्यम में भी जो छात्र हैं वो परीक्षा दे पाएँ। उसके साथ साथ जो और भी रीजनल लैंग्वेज हैं, हाँ, उसमें भी छात्र परीक्षा दे पाएँ, इसकी शुरुआत होती है। तब पर भी 1992-3 तक भी हिंदी माध्यम अगर ठीक ठीक कहें तो कोई ऐसा सिलेक्शन के नाम पे हिंदी माध्यम नहीं था। लेकिन फिर जागरूकता बढ़ी जब मंडल कमीशन बना, और वहाँ से जब ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन आया, उस रिजर्वेशन के बाद अचानक से जो हिंदी माध्यम था वो पहुंचना शुरू हुआ, और उसके बाद फिर लोगों में जागरूकता आई, लोगों में उत्साह बढ़ा, और उस उत्साह ने फिर हिंदी माध्यम को शुरू किया। उसके बाद तो हिंदी माध्यम के छात्रों ने तीसरी रैंक, चौथी रैंक, 15वीं रैंक, 16वीं रैंक यहाँ तक किया, है ना। लेकिन फिर से एक बार 11 के आसपास जब प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव की शुरुआत हुई और एक विशेष
बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को जब लाभ मिलना शुरू हुआ तो फिर से हिंदी माध्यम में थोड़ा सा जो ढलान था वो देखने को मिला। इसके एवज में जो छात्र थे उन्होंने आंदोलन भी किया, बड़ा आंदोलन हुआ। फिर सीसेट जो पेपर था, जो विशेषकर विज्ञान बैकग्राउंड से आने वाले या जो मेडिकल क्षेत्र से आ रहे हैं, जो तकनीकी, उनको हेल्प कर रहा था, वहाँ थोड़ा सा बदलाव हुआ। उसके बाद चीज़ें फिर से सुधरनी शुरू हुई, लेकिन ये सुधार जो है बीच में बहुत उत्साहजनक नहीं रहा। लेकिन और इसके पीछे कारण था कि इस संक्रमण काल में छात्र जो थे वो बहुत कंफ्यूजन में थे, है ना। तो अब जो है हिंदी माध्यम के लोगों ने, जो विशेषकर जो कोचिंग काम कर रही है इस पे, उन लोगों ने आज ऐसी स्थिति बना दी है कि जो क्वालिटेटिव स्टडी मटेरियल हैं आज वो भी उपलब्ध हैं, अच्छी किताबें वो भी उपलब्ध हैं, अच्छे मार्गदर्शक वो भी उपलब्ध हैं। तो आज जो जागरूकता है वो भी उपलब्ध है। तो अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने भी बड़ा काम किया इस पे और प्रयास रखा कि हिंदी माध्यम फिर से उठे, क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड है जो इस माध्यम में अपनी परीक्षाएं दे रहा है। और बहुत सारे रूमर फैलाए जाते हैं कि आगे आने वाले में हिंदी माध्यम खत्म हो जाएगा या हिंदी माध्यम की संख्या गिरती जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप पिछले साल का रिजल्ट देखें, और पिछले साल का जो रिजल्ट था वो उसके 3-4 वर्ष जो पहले थे उसकी अपेक्षा अच्छा है। और मैं इस बार जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इस बार और अच्छा रिजल्ट आएगा, और इसके बाद जो हम लोग तैयार कर रहे हैं जिनको, उनका परिणाम आप देखेंगे तो हमें लगता है कि फिर ये विवाद मुझे लगता है थमने लगेगा कि हिंदी माध्यम, और हिंदी माध्यम के छात्रों ने रिजल्ट दिया है, तीसरी रैंक, चौथी रैंक, यहाँ तक ये बताते हैं कि क्षमता हमारे अंदर है ना। बस जरूरत इस बात की है कि आयोग के द्वारा जो कुछ गलतियां की जा रही हैं उस गलतियों का परिणाम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। फिर भी छात्र, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हिंदी माध्यम के छात्रों से ज़्यादा जो धैर्य है, पेशेंस है, और लड़ने की क्षमता है, और ये वो बच्चा है जो गांव से आता है, जो ईमानदार है, जो प्योर है। तो ऐसे लोगों की आज बहुत ज़रूरत भी है। अभी यूपीएससी की जब बात करते हैं तो सबसे मुश्किल एग्जाम है पूरे वर्ल्ड का, है ना। और तो उसमें भी कोई इजी डगर है क्या? कौन सा सब्जेक्ट है जिसको लेके हो सकता है आराम से? देखिए, यूपीएससी है, और एक चीज़ मैं हमेशा छात्रों को कहता हूँ कि यूपीएससी में कोई शॉर्टकट नहीं, इसका कोई भी ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं है कि जिसको करके आप आगे निकल जाएं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपकी जो आंखें हैं, आपका जो दिमाग है, वो स्मार्ट काम करना चाहिए, है ना। ट्रेंड हर बार यूपीएससी का ऐसा रहता है कि कुछ विषय होते हैं जहाँ से परिणाम अच्छे निकलते हैं। अब यूपीएससी ने पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया। अब यूपीएससी के सिलेबस जो उन्होंने डिज़ाइन किया उसको देख के आप ऐसे डिसीजन जरूर ले सकते हैं कि कौन से विषय को हमें ज़्यादा तैयार कर लेना है, कौन से विषय को हमें थोड़ा सा नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, और कहाँ से सवाल मैक्सिमम आ रहे हैं। तो इस तरीके की रणनीति को बना के आप थोड़ा सा अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। और हाँ, आपके लिए थोड़ा सा यूपीएससी करना थोड़ा सा सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था है, ये एक ऐसा विषय है जो आपके आसपास हमेशा है, और आप दिन भर जी रहे हैं इसी में, आप पूरी तरीके से अभ्यस्त हैं इसके। कुछ भी हो रहा है, सब घट रहा है हमारे चारों तरफ। और वर्तमान सरकार ने तो इस राजनीतिक जागरूकता को ऐसा फैला दिया है कि आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बच जाए राजनीतिक चर्चाओं से। आज कोई ऐसा छात्र नहीं है जो लोकसभा राज्यसभा नहीं जानता, जो विधानसभा विधान परिषद नहीं जानता, जो ये नहीं जानता कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है और कौन सी पार्टी क्षेत्रीय है। तो बहुत कुछ जो पढ़ना है वो ये आसपास है। तो जब आप उसकी तरफ झुकते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है, वो फिर पढ़ाई की तरफ आ जाती है। तो ऐसे विषयों से हमें शुरुआत करनी चाहिए जो विषय हमारे आसपास हैं और सरल हैं। फिर उसके, और जब एक बार हमारी रुचि एक विषय में आ जाती है, उसको समझने का एक हम तरीका इजाद कर लेते हैं, फिर उसी तरीके से हम उन विषयों को भी समझ सकते हैं जो विषय अपेक्षा के कठिन माने जाते हैं। हालांकि कोई विषय कठिन होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मानव प्रकृति है, ह्यूमन नेचर है, उस हिसाब से कुछ चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं और कुछ चीज़ें कम आकर्षित करती हैं। तो जो ज़्यादा आकर्षित करती हैं वो हमें ज़्यादा सुख देती हैं, तो हम कहते हैं हमारी रुचि उसमें ज़्यादा है। जबकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मैथमेटिक्स लेते हैं,
हाँ। वहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑप्शनल विषय, तो उनका वो अलग ही नेचर है। लेकिन फिर भी एक सामान्य बात करें हम लोग तो कुछ मानविकी विषय जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था से आप शुरुआत कर सकते हैं, आप भूगोल से शुरुआत कर सकते हैं, तो इन विषयों से शुरुआत कर सकते हैं। और तो पॉलिटिकल साइंस जैसा विषय जो आप पढ़ाते भी हो, तो ये तो ऐसा है कि अगर कोई रिक्शे वाला भी है वो रेडियो लगा के न्यूज़ सुन रहा ही होता है, तो वो जुड़ा रहता है इन सब चीज़ों से। तो ये आपने बिल्कुल बोला कि बेसिक से टच करते हैं ना हम लोग। बिल्कुल, अगर पॉलिटिकल साइंस की बात हम लोग कर लें यहाँ पे, तो पॉलिटिकल साइंस ये जो नाम है ना, राजनीति विज्ञान, ये अपने आप में ही लोगों को बड़ा आकर्षित करता है। हाँ। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे थे जिनको पाठ्यक्रम के बारे में पता नहीं है, लेकिन नाम मजा आ गया कि सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। अब पॉलिटिक्स जाना वही है, जाना वही है, करना वही है, तो इसको ही क्यों नहीं पढ़ लें। तो एक तो बहुत आकर्षित करता है ये विषय, दूसरा इस विषय का नेचर भी कुछ ऐसा है कि ये सरलता से आपके अंदर रुचि डालने लगता है। जैसे अरस्तु है, वो कहता है कि मनुष्य जन्मजात सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी होता है। वो कहता है कि जो मनुष्य है वो बाय बर्थ पॉलिटिकल है। तो आपको जो नेचर आपके अंदर है, जो प्रकृति आपकी है, वो तो अनुकूल ही होगी ना, वो तो खींचेगी आपको। तो ये एक ऐसा विषय है जो आपको एक तो समझ तो विकसित करती है, आप में जो रुचि है वो भी जगाती है, विषय सरल हो जाता है, साथ ही कोई ऐसा दूसरा पक्ष नहीं जुड़ा है जहाँ पे राजनीति हो। तो ये क्या करता है कि आपके अन्य विषयों के साथ जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको डेवलप करता है। और आजकल यूपीएससी की सबसे बड़ी डिमांड है कि आप कैसे अंतरा अनुशासनात्मक जो दृष्टिकोण है उसका विकास कर पाएं, और इस विषय के साथ ये होता है। इंफॉर्मेटिव तो है ही है, इसमें सूचनाएं तो है ही हैं, साथ ही साथ जो अवधारणाएं हैं वो भी बहुत उत्कृष्ट टाइप की हैं। इसमें आपको विचारक पढ़ने होते हैं। ये वो लोग हैं जिनको हम लोग जीते हैं, जिनको हम जीते हैं, है ना। और ये आइडियल हैं, और ये युग परिवर्तक लोग हैं। तो इनसे आपके अंदर भी बहुत सारी चीजें जो समझ है आपकी और उससे ऊपर हो जाती है, और ये यूपीएससी को चाहिए। प्रशासक वही होगा जो सामान्य समझ से अलग विचार, अलग समझ रखता हो, तभी तो आप मार्गदर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आपको जो विषय थोड़ा सा अलग ढंग से थोड़ा सा ऊपर उठा दे, उससे शुरुआत करनी चाहिए। तो हमें लगता है कि बाकी आपकी जो अपनी इच्छा है, कोई विषय में आपकी बड़ी गहरी रुचि है, आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो वैसे वो भी है ना कि अगर आसान हुआ तो आसान आपके लिए नहीं, सबके लिए आसान है, और सारे उसी से करने लगे तो फिर उनकी चांसेस बढ़ जाते हैं जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट से कर रहे हो, जैसे मैथमेटिक्स से कर लिया। बिल्कुल, आज भी कहा जाता है लोकप्रिय सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। आज भी मैक्सिमम जो छात्र हैं मुख्य परीक्षा देने वाले इसी में बैठते हैं, इसको लोकप्रिय विषय भी कहा जाता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने जब रिसर्च किया तो मालूम चला पॉलिटिकल साइंस सबका ही फेवरेट है। तो सर पॉलिटिकल साइंस में मेंस का सिलेबस अलग होता है, प्रीलिम्स का अलग होता है, ऐसा होता है या नहीं? अगर इसको हम लोग ठीक देख लें तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये विषय है। और ये विषय एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध है। लेकिन जब हम जीएस की बात करते हैं, प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि पॉलिटी होता है, इसको हम लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो उसका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। लेकिन जो ऑप्शनल हम पढ़ते हैं, उस ऑप्शनल में भी वो पढ़ा जाता है। अच्छा। और साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि ये प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ जो जीएस के मेंस के पेपर होते हैं, उस जीएस के मेंस के पेपर में भी सेकंड पेपर के रूप में ये उपलब्ध होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा जो भारतीय राज्य व्यवस्था की है वो हम एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे जुड़ता हुआ कुछ 2-3 टॉपिक है जो मुख्य परीक्षा में अलग से हैं। तो 60% जो इंडियन पॉलिटी है वो प्री और मेन साथ साथ होता है, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट आपका संविधान का आता है। और उसके बाद वाले जो पक्ष हैं वो मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो तैयारी हमें 60% प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के साथ होती है, और फिर 40% जो है वो सेपरेट करने होते हैं, और ये सारे सब्जेक्ट के साथ। सर पॉलिटिकल साइंस ना थोड़ा सा आप बता रहे हो कि कंफर्टेबल है, मतलब वहाँ कर सकते हो, लेकिन वो स्ट्रेटेजीज क्या हैं जिनकी वजह से निकाला जा सकता है पेपर, वो क्या करना है? मैं तो केवल एक विषय की नहीं, पूरी स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो कई बार होता है क्या कि जो शिक्षक है, छात्र उसको जज करते समय ये देखते हैं कि एक टीचर कितनी नई बातें बताता है, है ना, कितनी ज़्यादा चीज़ें बता रहा है, कितना इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। तो बहुत बार ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। मैंने हमेशा छात्रों को ये कहा
कि यूपीएससी समझ की परीक्षा है, सूचना की परीक्षा नहीं है। हाँ। और सूचनाएं तो गूगल के पास है, जब चाहो। अब जैसे बहुत सारी बार सवाल पूछता है स्टूडेंट कि सर ये वाला कब हुआ, तो ये गूगल से पूछो, ये हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये वाला क्यों हुआ ये पूछ लो। हाँ। क्योंकि ये समझ की जरूरत है। तो यहाँ पे क्यों और कैसे इस पे काम करना है, न कि सर ये वाली सूचना इससे क्या आप करोगे। अगर मान लो आपने मुझसे पूछा और वो डेट मुझे नहीं याद है, तो इससे क्या, इससे प्रूफ क्या होगा? कुछ नहीं। समझ एक अलग चीज है। तो मैं बार बार यही छात्रों को कहता हूँ कि आपको जो काम करना है तैयारी के दौरान, वो समझ पे करना है। और वो भी एक ऐसी समझ जो आपकी खुद की बने। एक छोटी सी स्टोरी है कि हम लोग अक्सर ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और आजकल ऐसे लोग हैं भी जो खूब सारी सूचना लाके और बताते हैं कि ये ऐसा। उनको लगता है कि मैंने आज तक जो भी किताबें थी या जो कुछ भी उपलब्ध है, उनसे 4 चीज़ें अलग तरीके की निकाल लाई और वो 4 सूचना दे दी। वो उसके किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है। उसको क्या है कि एक समझ विकसित करना है। तो छात्र जब भी तैयारी शुरू कर रहा है, तो उसको हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा भी अब समझ की परीक्षा है, मुख्य परीक्षा भी समझ की परीक्षा है, और इंटरव्यू, इसमें तो आपके निर्णय, आपके व्यक्तित्व, तो वहां पर भी समझ ही देख रहे होते हैं। तो असल में हमें सूचना इकट्ठा करने की बजाय हमें हर चीज पे अपनी समझ डालनी चाहिए। तो ये तरीका हमें यूपीएससी की तरफ ले जाता है। अच्छा। हाँ, अब कुछ बच्चे हैं कि सर ये तो अच्छी बात लगती है, गोल गोल की सर समझ विकसित करें, ये विकसित होगी कैसे? हाँ। तो इसके लिए हमें जो तरीका अपनाना होता है वो होता है इंडक्टिव मेथड, अगमनात्मक। सीखने के आज तक 2 ही तरीके विकसित हो पाए हैं, एक अगमनात्मक, एक निगमनात्मक। अगमनात्मक का मतलब होता है हम पहले सरल चीजों को करें और फिर स्टेप बाय स्टेप हम कठिन की ओर जाएं। और निगमनात्मक का मतलब होता है कि हम जो चीजें हैं कठिन वाली, फिर उसको अपने हिसाब से तोड़ लें छोटे छोटे भागों में, सरल की तरफ आए। तो पूरा ज्ञान जो है इसी पे डिपेंड करता है। तो जब स्टूडेंट शुरू करता है तो वो 2 दिन बाद परेशान हो जाता है कि सर मेंस नहीं लिखा जा रहा, सर सवाल तो समझ में आ रहा है, उत्तर नहीं लिखा जा रहा। भाई 2 दिन अभी आपको अगमनात्मक पद्धति से आगे जाना। तो अभी आपको क्या करना है कि सारी सूचनाएं जितना भी आप कलेक्ट कर पा रहे पहले वो करो। और वो करते समय अपने को अन्य लोगों से आप तुलना मत करो। पहले एक स्तर तो बनाओ, तब तुलना करो। लड़का क्या करता है, तीसरे दिन से तुलना करने लगता है। और सीनियर बदमाश भी बड़े सीनियर जो है बड़े बदमाश भी होते हैं। अब वो फोन करके ज्ञान किससे लेगा? सीनियर से, जिन्होंने 4 वर्षीय 5 वर्षीय योजना पूरी कर ली। अब वो जब कहता है कि मैं सर यूपीएससी कर रहा हूँ, क्या स्टार्ट किया, तो बताता है कि अभी मैंने ये शुरू किया। तो वो कहता है ये पढ़ने से थोड़ी होगा, और वो इतना उसको सूचनाएं दे देता है 2 मिनट में कि फिर बच्चा सोचने लगता है हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, इनकी स्थिति में पहुंचने के लिए तो हमें 5 साल लगेगा, तब जाके वो कह भी देता है अभी तुम बच्चे हो, अभी कुछ छोटी वाली कर लो। तो ये बड़ी समस्या है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप तब तक ऐसे लोगों से ऐसे ज्ञान न लें जब तक आप अपना एक स्तर न बना लें। जब आप खुद इसको करने लगोगे फिर आपके समझ में आएगा कि नहीं, उनका तरीका ठीक नहीं था, तभी 5 वर्षीय योजना लगी है। तरीका हमें बदलना होगा। उनसे तो ज्ञान कम से कम न लें जिन्होंने 5 वर्षीय योजना लगा रखी है ना। और जो अब बिल्कुल स्थिर हो गए, कई बार होता है जैसे यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस में जो होता है, कहा जाता है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन होते हैं यू शेप में होते हैं। या तो स्टूडेंट आया, तैयारी शुरू करी और सिलेक्शन 1-1.5 साल में हो गया, 1-2 साल में हो गया तो हो गया, नहीं तो अब वो लेगा 7 वर्षीय योजना। अब फिर वो 5, 6, 7 वर्ष बाद ही सिलेक्शन होगा। अच्छा। क्योंकि अब क्या होता है ना, बहुत बार बीच में उसको असफलता एंजॉय करने का एक आदत सी लग जाती है। जैसे पहली बार प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुआ मेहनत करके तो उसको बड़ा बुरा लगता है, दूसरी बार मान लो नहीं हुआ या मुख्य परीक्षा नहीं हुआ तो भी उसको बुरा लगता है, फिर तीसरी बार जब प्री नहीं होता तो कहता है कोई नहीं 4थी बार कर लेंगे, फिर जब 4थी बार नहीं होता तो कहता है कोई नहीं 5वीं बार कर लेंगे। अब वो उससे परेशान नहीं कर रहा है, वो जो सिलेक्शन जो प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा नहीं निकल रहा है वो उससे बहुत परेशान नहीं है, बल्कि उसने ये सीख लिया है खुद को भी समझाना, बाकियों को भी समझाना कि ये यूपीएससी है, ये पीसीएस है, ये ऐसे ही चलता है, इसमें लगता ही लगता है। ऐसा कहाँ लगता ही लगता है? अगर लगता ही लगता तो ये बाकी जो नए बच्चे आते हैं 1 साल 2 साल की तैयारी में,
और रैंक लगा के जा रहे हैं, ये कौन से हैं? कहाँ लगता है अगर वो कर सकते हैं तो हर एक छात्र कर सकता है। तो जरूरत यहाँ इस बात की है कि जो बहुत सारा भटकाव है उससे बचें, कि अलग अलग जगह भटकना नहीं है। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन का जमाना है, गूगल में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चैट जीपीटी में तो सारा इन्फॉर्मेशन 1 सेकंड में 5 सेकंड में दे देता है वो। और आजकल क्या है, टॉपर्स को बहुत बच्चे फॉलो करते हैं, सुनते हैं। और आज तक मैंने ये नहीं देखा कोई भी टॉपर ये बताया कि मैंने पिछले टॉपर के जैसा काम किया, इस बार टॉपर हो गया। कोई भी एक टॉपर नहीं होगा, हर टॉपर की अपनी रणनीति। एक टॉपर आएगा कहेगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं था, मैंने तो इंटरनेट से 3 घंटे पढ़ाई करी और मेरा रिजल्ट आ गया। एक कहता है कि जब मैंने तैयारी शुरू करी और जैसे ही मेरा प्रीलिम्स लगा तो मैंने व्हाट्सअप बाकी चीज़ें बंद करके फ़ोन ही छोड़ दिया, मैंने छोटा वाला फ़ोन ले लिया। मतलब अब स्टूडेंट क्या करे? अब अपना कैलिबर ही नहीं पहचान पाते। अब वो इंटरनेट से पढ़ाई करे कि छोटा वाला फ़ोन रख ले, तो वो बड़ा परेशान है। और जो टॉपर्स होते हैं वो बता ऐसे ही देते, वहीं से निकाल लो आप, वहीं से फिर वो परेशान है और कंफ्यूज हो रहा है। एक बात पकड़ लिया तो इंटरनेट से ही पढ़ेगा। तो ये जो द्वंद है ना, इसको ठीक साफ करने, स्पष्ट करने के लिए हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग बहुत बैलेंस करते हैं। कोई भी एक रणनीति सारे छात्र के लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बोला, है ना, कि एक रणनीति आप कोई बता दो और सारे छात्र के लिए हो। इसलिए हम लोग जब छात्र से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी स्थिति समझते हैं, हर छात्र के लिए अलग अलग रणनीति होती है। कोई छात्र 6 घंटा बैठ के पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता। कुछ छात्र हैं जो केवल इसी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हैं जो नौकरी के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सबकी रणनीति एक जैसी तो नहीं होगी ना, कि सबको 10 घंटे पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना है। और एक 10+2 करके जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है उसके लिए वो रणनीति नहीं होगी। जो एक 27 साल की उम्र में जिस व्यक्ति को अब लग रहा है कि यूपीएससी को देख के जुनून आ रहा, अब करेंगे, तो दोनों की रणनीति अलग होगी, दोनों की समझ अलग है, दोनों की मैच्योरिटी लेवल अलग है, दोनों की जो परिस्थितियां हैं अलग हैं। तो ये अलग अलग चीजें होती हैं। और बच्चा ढूंढता कहाँ से, यूट्यूब पे आईएएस कैसे बन जाए। तो वो तो एक कॉमन रणनीति है। तो उससे थोड़ा सा आपको समझना होगा। किसी न किसी शिक्षक, किसी न किसी मार्गदर्शक के अंतर्गत जब आप अपना तैयारी शुरू करेंगे तो बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे। आप अच्छा लिख रहे हैं हो सकता है, लेकिन आपकी जो इंफॉर्मेशन वाली जो नॉलेज है वो लैग कर रही है। तो आप मुख्य परीक्षा में अगर आपको बैठने का मौका मिले तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकलेगी। और जब तक पीटी नहीं निकलेगा तब तक आप कैसे मिल सकते, इंटरव्यू तक कैसे? तो तरीके सब अलग हैं। और मैं जो छात्रों के लिए कहता हूँ कि पहले एक अपने को एक स्तर पे ले जाइए, विश्लेषण बाद में करिए, पहले चीज़ों की समझ और सूचनाएं, ये 2 चीज़ इकट्ठा कर लीजिए। तो इसके लिए आपको स्टार्ट, जैसे पॉलिटी आपको पढ़नी है तो आपने पॉलिटी पढ़ने के लिए कुछ 3-4 चीज़ें करनी है। फिर पॉलिटी बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, अच्छा, है ना। जैसे आपने एक शिक्षक पकड़ा कि सर ये बैच शुरू कर रहे हैं, पॉलिटी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इनकी क्लास देखेंगे। साथ ही साथ पॉलिटी की एक आपने किताब ले ली कि सर आज जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उस चैप्टर को हम अपनी किताब में पढ़ लेंगे। और क्लास पढ़ते समय हमने एक अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया। फिर जब हमने किताब पढ़ी तो जो चीज़ें क्लास में नहीं आई थी वो हमने किताब से नोट कर लिया। इसके बाद उसी चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, हम उन पेपर को ले लें और उसको सॉल्व करें। तो वहाँ हमें पता लग जाएगा कि एक बार की पढ़ाई से हमारा स्तर, हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और हमारा जो डेटा है वो कितना हो पा रहा है। तो आपको अपना स्तर पता लग जाएगा। लगे हाथ जो मुख्य परीक्षा के सवाल हैं उसको भी आप देख लें, लिखे नहीं लेकिन उसको आप देख लें, तो आपको एक अंदर से आत्मविश्वास आएगा कि मैं इसको लिख सकता हूँ। ये जरूर है कि अभी परफेक्ट ना लिखूं, लेकिन मैं लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा कि अब आपको उस विषय पे एक आत्मविश्वास आ जाएगा। अब वो विषय पे आपको लगेगा कि ये मेरे पहुँच में। तो इससे अब जैसे एक एक विषय पे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, आप अपने रिजल्ट के, अपने परिणाम के बेहतर अभिव्यक्ति के नजदीक पहुंच रहे होंगे। तो एक सिंपल सा तरीका है। और अगर इसको आपने 2 महीने 1.5 महीने में आप देखोगे पॉलिटी खत्म। अब आप देखो, आपने जो 5 स्टेप बना रखे हैं ना वो एक साथ कंप्लीट है। प्रीलिम्स भी कंप्लीट हो रहा है आपका, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट हो रहा है, पूरा विषय भी कंप्लीट हो रहा है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर आप अन्य विषय को करना शुरू करें, फिर ज्योग्राफी के लिए कर लिया आपने, इकोनॉमिक्स के लिए कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आप 11 महीने
12 महीने बाद आप देखेंगे तो आपके पास पढ़ने को कुछ बचेगा नहीं, फिर रिवीजन ही करना है बस। फिर केवल रिवीजन करना है। अब पढ़ने जैसा छूटने जैसा कुछ नहीं बचा, आपने सब पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप पे केवल रिवीजन करना है। आपने प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज उठा ली, सब्जेक्ट वाइज उठा ली, कंपाइल उठा दिया और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा के आपने प्रीवियस ईयर के और जो टेस्ट सीरीज उठा लिया, केवल आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और बाकी जब ये दोनों आप कर लोगे तो आप ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए तैयार हो। 1 2 3 4 मौका आप दोगे, आप बेहतर कर जाओगे, परिणाम आ जाएगा। तो रास्ता बड़ा सरल है। आपने तो बिल्कुल सिंपल कर दिया, ऐसा लग रहा है कि मैं भी बैठूं तो शायद हो जाए मेरा ऐसा ही है, मतलब ये है ऐसा ही, तरीका ऐसा ही है। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है कि जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, जैसे 2023 में नोटिफिकेशन आने वाला है तो वो फॉर्म भर देता है, अब तैयारी शुरू करेगा। अच्छा, अब वो क्या करेगा, इसी साल का एग्जाम देगा। हाँ, वो नहीं करना है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो जब भी आप तैयारी करने की सोचें तो कम से कम 15 से 16 महीने पहले आप तैयारी शुरू कर दें। अच्छा, हमेशा ये जो लोग भी ये करेंगे उनके साथ कभी भी भटकाव नहीं आएगा, क्योंकि जब अभी आपने 4 महीने बाद परीक्षा है तो अब आप प्री के लिए पढ़ने लगोगे। हाँ। अब आप प्री खोजोगे, होगा कुछ नहीं। हाँ। आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। 5 महीने आप वेस्ट कर लोगे और जब प्री नहीं होगा फिर पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, मोटिवेशन लेवल कमजोर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। फिर जब आप शुरू करोगे तो फिर कहोगे लाओ साथ में स्टेट पीसीएस दे दें, भटकाव शुरू हो जाएगा। तो आप पहले से अपने को तैयार करें। तो इसके लिए यह है कि कम से कम 1 साल पहले, जिस भी वर्ष का एग्जाम देना है उसके 1 साल पहले अपनी तैयारी आप शुरू कर दें, तो आप पढ़ भी लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि सरल हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत सिंपल कर दिया आपने। अभी जैसे हमने बोला इन्फॉर्मेशन की बात, गूगल, चैट जीपीटी, इतनी किताबें, जैसे आईएएस की तैयारी अगर आप दिल्ली की बात करो तो मुखर्जी नगर ऐसा इलाका की हर तरह की किताब मिलती है, इतना रिसोर्सेज है। तो कई टीचर, हम जो गुरु आए थे हमारे पहले एपिसोड में, बोलते हैं पहले किताब सेलेक्ट कर लो, है ना। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि कौन सी वो किताबें हैं जो होनी चाहिए अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया या पॉलिटी ली है, वो इतना तो रखो ही, उसके बाद हर किताब की तरफ मत भागो। बिल्कुल। और आजकल क्या है सर कि कोई भी जो किताबें हैं यूपीएससी के लिए, सोर्स बहुत हो गए हैं और उस सोर्स में बहुत भटकाव भी है। मतलब एक एक सब्जेक्ट पे जो स्टूडेंट है वो 4 कोचिंग के नोट्स पढ़ रहा है, 2 किताबें पढ़ रहा है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जोड़ रहा है और फिर कह रहा है सर कि मैं तो 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट है वो पूरा ही नहीं हो रहा। कैसे पूरा होगा जब आप रिसर्च ही करने पे तुल गए हो कि नहीं पॉलिटी में रिसर्च करके मानेंगे। तो यूपीएससी कह रहा है कि भाई साहब सामान्य अध्ययन हम पूछेंगे, सामान्य जानकारी रखना, और आप विशेषज्ञ बनने पे लगे हो, आप तो पूरा का पूरा जो है पीएचडी करने पे उस पे लगे हो, आप कैसे कर पाओगे? नहीं होगा पूरा, नहीं होगा पूरा। ये इसीलिए जो मैंने कहा कि जो तरीका है वो बस इतना ही, बस करना क्या है कि बहुत लिमिटेड सोर्स, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी पे जनरली कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये न कहे कि लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ लो, तो आप लक्ष्मीकांत रख लो। लक्ष्मीकांत के अलावा फिर छात्र पूछता है सर लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है? मैं छात्रों से कहता हूँ कि भाई साहब 800-900 पेज की किताब है। एक पॉलिटी जो कि विषय भी नहीं है, एक जीएस का छोटा सा सेगमेंट है, वो 900 की है और वो भी केवल सहयोग करने वाली है प्रारंभिक परीक्षा में। कितना पढ़ोगे? नहीं, तो एक किताब है। ऐसे ही जितने भी रेफरेंसेस बुक है, जितने भी सजेस्टेड बुक हैं जो स्टैंडर्ड है, वो हर छात्र को पता है कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो या तो संजीव वर्मा को पढ़ लें या तो रमेश सिंह को पढ़ लें, पॉलिटी पढ़ना है लक्ष्मीकांत को पढ़ लें, ऐसे ज्योग्राफी पढ़ना है तो पता है किस ऑथर को। तो उतनी ही किताबें आप ले लो और उसी किताब को मल्टीपल बार करो। 10 किताबें नहीं पढ़नी है, उस एक ही को आप 10 बार करो और आप देखोगे एक भी सवाल बाहर नहीं जा रहा। यही लोगों को नहीं मालूम, ये लोगों को नहीं मालूम। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने बना लेते हैं, लाइब्रेरी बना लेते हैं, लाइब्रेरी बना के रील बना रहे हैं कि देखो इतनी किताबें हमने जुटा रखी है ना। आजकल तो छात्र मतलब मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ देते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मैं दिखाऊंगा रात के 3 बजे भी मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, वो तो ड्रामा है। पूरे जो कंसंट्रेशन है वो इधर रिकॉर्डिंग में है और दिन भर वो 8 घंटा पढ़ रहा है। 8 घंटा में उसको ये पता है कौन से टाइम का वीडियो भी हमें काटना है, तो वो वहां टिक कर रहा है, टाइम लिख रहा है कि 10 बजे से लेके 5 मिनट वाला काटेंगे। तो पढ़ क्या रहा है?
आपको तो ऐसे बच्चे समझ में आते होंगे ना, जिनका निकलने वाला यूपीएससी, जिनका नहीं निकलने वाला है, समझ पड़ता है। हम लोगों ने यही देखा कि जो भी छात्र आपसे बस उतनी चीजें पूछता है जो उसको नहीं आ रही, और बाकी चीजें वो कर रहा है, और समय से वो आपको काम दिखा रहा है, और आपसे उसको कोई शिकायत नहीं है, ऐसे बच्चों के परिणाम आते हैं। हाँ, ये वो जना है, ये वो छात्र होता है जो निकालता है। वो बहुत बार ऐसा हुआ कि क्लासरूम में कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया, उसी बैच के बाकी बच्चे ये पूछते थे, सर वो हमारे साथ पढ़ता था। अच्छा। हाँ, तुम्हारे साथ पढ़ता था, बस वो फर्जी की बातें नहीं करता था, वो बिना मतलब के टाइम नहीं करता था, वो ग्रुपिंग नहीं कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था, और जो नहीं समझ में आता था उसके लिए हमसे समय ले रहा था बस, और अपना काम कर रहा था। ऐसे लोगों का हो गया, ऐसे लोगों का हो गया। और जो, इसीलिए मैं बार बार छात्र से कहता हूं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई की बात मत करो। हाँ। मैक्सिमम छात्र पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई नहीं करते। हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं, 400-400 बच्चा, 500-500 बच्चा लाइव है, एक बार भी कमेंट की तरफ अगर हम लोगों की नजर चली जाती है तो हम लोग देख रहे होते हैं कि उसमें पढ़ ही नहीं रहे लोग, सब कमेंट डाल रहे हैं। वो ऐसे जैसे वो डेटिंग साइट हो। हाँ। आपस में बात कर रहे हैं, तुम परसों नहीं आई थी, इतना टाइम है, परसों का याद कर रखा है, हाँ। तो तुम ये वाला नोट्स भेजना, नहीं तुम उस वाले मैसेज, तुम उस भैया से बात मत करना, मतलब अलग ही चल रहा। हाँ, सही बात है ना। और ऐसे ऐसे यूट्यूब पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि यहाँ से हमारा वो सिलेक्शन वाला बच्चा आएगा। इसीलिए मजबूरी हो जाती है हम लोगों की कि भी चाह के भी, अभी हमारा एथिक्स का स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे एथिक्स का मेरी क्लास है, और हमने ये अनाउंस किया कि हम पूरा एथिक्स, क्योंकि आज तक यूट्यूब पे किसी ने, पूरे यूट्यूब पे किसी ने एथिक्स का सिलेबस वाइज पूरा किसी ने पढ़ाया नहीं, और छात्रों के इतने सारे मेल, छात्रों के इतने सारे मैसेज, ये सब था। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी समस्या जो आज तक यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है, एथिक्स, वो हम पढ़ाएंगे निःशुल्क, पूरा यूनिट वाइज। अरे वाह। तो उसका डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे नीचे, बिल्कुल, तो आप उसको देखिएगा। बिल्कुल, वो क्लास देखिएगा। 43 से ज्यादा जो वीडियो है वो हो गई है, 5 यूनिट खत्म है, और 7 ही यूनिट है, आप समझो, जिसके लिए अलग से पैसे लगते हैं, वो हम लोगों ने ले लिया। लेकिन वहां पर भी क्या है कि जब हम लोग जाते हैं पढ़ाने तो आपस में बातचीत, तो गंभीर बच्चे थोड़ा सा ढूंढना कठिन है। यही कारण है कि हम लोग पेड बैच शुरू करते हैं। और अभी हमारा जो पेड बैच है वो शुरू भी हुआ है, और अभी 3-4 कक्षाएं हुई है। 23 फरवरी यही लास्ट डेट है उसमें एडमिशन पाने की, हिंदी माध्यम, प्योरली हिंदी माध्यम। बहुत बढ़िया। और इतनी बढ़िया फैकल्टी उसमें पढ़ा रही है, सबकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है। मतलब आप देख के कहोगे सर, अगर हिंदी माध्यम में काम कर लिया जाए तो परिणाम आएगा। अभी भी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं पेड बैच पे, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। अब लड़का उधर से पूछता है, सर ये जो संवैधानिक है इसको अंग्रेजी में बता दीजिए। तो हमने कह दिया, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन आज के बाद अब मैं कभी नहीं बोलूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि आप हिंदी माध्यम में हो, और हिंदी माध्यम में हो तो आपको उन शब्दों के साथ अभ्यस्त हो जाना चाहिए जो हिंदी के शब्द हैं, हिंदी के शब्द, तभी आप बेहतर अभिव्यक्ति कर पाओगे। आप जब तक जीने नहीं लगोगे ना उस सब्जेक्ट को, तब तक निकाल भी तो नहीं पाओगे। अब जैसे मैंने बताया कि ये अनुच्छेद 13 में प्रावधान है, तो बच्चा अटक गया, सर प्रावधान क्या है? तो हमने कहा अभी बता दे रहे, प्रावधान का मतलब प्रोविजन होता है, लेकिन अब इसके बाद प्रावधान ही कहेंगे। और आपको ये जब 5 बार 10 बार 15 बार जब ये सुनने को मिलेगा, तो आपके भी मुंह से बाद में सहज ही निकलेगा प्रावधान। आप भी अपनी बातचीत में कहोगे कि यहाँ पे ये प्रावधान किया गया है, फिर आप प्रोविजन नहीं सोचोगे। और यही गलती हुई है आजकल, बाइलिंगुअल के नाम पे बहुत सारा ऐसा है, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में हम बोल रहे हैं उसको, न वो अंग्रेजी का हो रहा है न हिंदी का हो रहा है। तो ये जो दुविधा थी, ये अंग्रेजी माध्यम के तो लिए ठीक रही, क्योंकि आप पूरा कंटेंट अंग्रेजी में दे रहे हो और बोल भी आप मिला के रहे हो, लेकिन हिंदी वाला वहाँ कहाँ है? तो हम लोगों ने ये तय किया कि हिंदी को हिंदी में और हिंदी से बनाएंगे, इसलिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। ये तो सर यूट्यूब था, आप 13 सालों से पढ़ा रहे हो, अब तो कोई किताब आई गई होगी आपकी, या फिर किसी किताब पे काम कर रहे हो, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट है? अब सर चूँकि पढ़ाने के साथ साथ संस्थान भी हम चलाते रहे 13 साल से, तो संस्थान की जो जिम्मेदारी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप अकेले नहीं हो, मतलब आप भी हो और आपके साथ 30, 35, 40 लोगों की और जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें करते करते कभी ऐसा समय पूरा नहीं मिल पाया कि कोई पुस्तक बाहर आ जाए। काम हमने कई बार, 3 बार 4 बार शुरू किया और सब आधी अधूरी
अभी भी है। अब मुझे लगता है कोई ऐसा प्रकाशन नहीं है जिन्होंने हमसे कहा नहीं कि सर आप अपनी किताब लिखिए और मैं छापूंगा नहीं, है ना। इवन कई बार तो उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी मीटिंग हुई, ऑफलाइन मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई, है ना। हमने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। और विशेषकर जो मैं करना चाह रहा हूँ, जिस पे काम मैंने शुरू भी किया है, वो है पॉलिटिकल साइंस एज ए ऑप्शनल। अच्छा। कारण क्या है कि अभी भी जैसे छात्र हमसे पूछ लेता है कि सर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में कौन सी किताब लें, तो अभी भी मैं जब उनको किताब सजेस्ट करता हूँ तो उन सारी किताब के आगे लिखता हूँ इन सारी किताब को हमसे टिक करा लेना। अच्छा, सारा क्योंकि सारी किताबें जो हैं वो एकेडमिक लिखी हैं। आज तक कोई ऐसी पॉलिटिकल साइंस की किताब नहीं है जो ऑप्शनल कि कोई एक ऐसी किताब हो जिसको हम लोग सजेस्ट करें कि ये यूपीएससी के सिलेबस से है। तो आप काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट? हाँ, उस पे काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि केवल 2 किताबें 2 पेपर हो और उसमें पूरा का पूरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस वो सिमट जाए। कब तक आने की उम्मीद है सर? कंटेंट कब तक? सर अभी कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। अच्छा। क्योंकि ऑप्शनल है और इसको सरल करना थोड़ा सा कठिन है और ये बहुत है, तो उसको ऐसा बनाने का प्रयास है कि कुछ बाहर भी ना जाए और एक पुस्तक में वो एक सीरीज में वो समझ में जाए। जी सर, मज़ा आ गया आज बात करके। यूपीएससी दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम और आपने इतनी सरलता से उसकी सारी स्ट्रेटेजी खोल के रख दी। क्या करना है, क्या नहीं करना, सिंसियर कैसे रह सकते हो, किताबें कौन सी चुननी है। ये एपिसोड आप अपने पास ना गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि इस एपिसोड में सारी वो गाइड है। आप कभी भी पढ़ाई करते करते मन इधर उधर हुआ तो फटाक से ये एपिसोड दोबारा देख लिया। इस एपिसोड ने आपको अंदर तक हिलाया होगा कि कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से बिहेव करना है। आपके बच्चों को खाने पीने के लिए भी बोलते हो कि ये मत खाना, ऐसा मत खाना, ये वहाँ तक जाता है क्या टीचिंग? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोग जो कहते हैं ऑफलाइन कक्षा में, वो ऑनलाइन कहना थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके किसी भी शब्द को 2 लाइन उठाया और वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। जैसे बहुत सारे भ्रम हैं बच्चों में कि सुबह उठ के पढ़ने पे ज़्यादा समझ में आता है, नहीं मंदिर जाने से कंसंट्रेशन बनता है, ज़्यादा समझ में आता है, नहा के पढ़ोगे तो और समझ में आएगा, है ना। हम लोगों ने ऐसे ऐसे छात्र देखे हैं जो महीनों न नहाते हों, और निकाल दिया उन्होंने। वो अलग ही चीज़ है ना, वो जुनून है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, है ना। हाँ, हमारे यहाँ एक छात्र का जीवन कैसा होना चाहिए, किस टाइम के हिसाब से कहा गया था। संस्कृत में श्लोक भी है उसके लिए, है ना, कि आप जो है अल्पाहारी हो, आप थोड़ा नींद कम लें, ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ों का एक अपना दायरा है, उसका अपना एक पीछे का उसका एक अपना पृष्ठभूमि है। अब जैसे कहा जाता था कि आप जो है जल्दी सुबह प्रातः उठेंगे तो आपके पास अध्यापन के लिए समय ज़्यादा होगा। और तब की गुरुकुल प्रणाली थी, तो उन्हें सुबह उठ के अगर अध्यापन नहीं कर लेंगे तो उनको तो फिर अपने भोजन की भी जो व्यवस्था करनी थी, तो वो फिर जाएंगे, दोपहर हो जाती थी, धूप हो जाती थी, लेट हो जाएंगे तो वहाँ भी समस्या होगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी। आज जब रात में ही दिन है, तो आज तो रात रात तक पढ़ाइयाँ करते हैं। तो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, ज़्यादा खाओ कम खाओ, स्वस्थ रहने का प्रयास करो आप, और बाकी अपने पढ़ाई पे आप ध्यान रखिए। और जो भी आप करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिन जिन चीज़ों के करने से आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही, वो सब करिए। उसमें बहुत नैतिकता अनैतिकता का बहुत प्रश्न होता नहीं है, क्योंकि नैतिकता के लिए भी हम लोग, जैसे एक विचारक आता है मैकियावेली, उससे पूछा गया भाई नैतिकता के बारे में क्या विचार है। वो आधुनिक माना जाता है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता है। वो कहता है भाई देखो, नैतिकता नाम की जो चीज है ये लोगों तक होती है, स्टेट के लिए नहीं है। और आप क्या बनने जा रहे हो? स्टेट बनने जा रहे हो। तो यहाँ नैतिकता वो है जिससे हमारे हित साध्य हों। मतलब रात में पढ़ने से अगर आपका काम बनता है रात में पढ़ो, दिन में पढ़ने से बनता है दिन में पढ़ो। और आपको लगता है कि पतली पतली मैगजीन से काम चलता है तो वो पढ़िए, आपको लगता है मोटी किताब से काम चलेगा वो करिए। क्योंकि अंततः आपसे चाहिए क्या? सफलता। क्योंकि दुनिया सफलता देखती है, आपके पीछे का संघर्ष नहीं। सर, जब हमें इतनी मेल आती थी ना, तो हमारे मन में भी था कि ऐसे कौन से गुरु हैं। और फिर हमारी टीम ने अलग अलग जगह आपके बारे में जानने की कोशिश करी। लखनऊ पहुंचे, दिल्ली गए, अलग अलग इंस्टीट्यूट में बात की, प्रोफाइल देखे, आपके पुराने यूट्यूब के कमेंट्स सुने। तो उसके बाद हमको मालूम समझ आ गया कि आप एक वेरीफाइड गुरु हो, कि अगर आपका साथ मिल गया तो ये यूपीएससी का इससे बड़ा एग्जाम भी आप करवा देंगे। तो ये हम सबकी तरफ से सर एक ये सर्टिफिकेट है आपके लिए, आकलन सर्टिफाइड टॉप गुरु। इसकी क्रेडेंशियल्स हमने पीछे रखी हैं, वो हम दिखाते नहीं है कैमरे में। तो ये सर हमारी तरफ से है, यू आर अ वेरीफाइड गुरु।
अगर आपके पास यूपीएससी के लिए अमरेंद्र सर जैसे गुरु हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका बेड़ा पार हो ही जाएगा। तो ये है अमरेंद्र पांडे सर, जिन्होंने हमें इतनी आसानी से वो सारे नुस्खे बताए यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी एग्जाम को क्रैक करने की। हमको किताबों का अंबार नहीं लगाना, हमको पढ़ाई की बातें नहीं करती रहनी, पढ़ाई करनी है। हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमको अपने लक्ष्य की तरफ निशाना लगा के चलते रहना है। ये कोई पंचवर्षीय योजना जैसा प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छी तैयारी, अच्छी प्लानिंग से कुछ ही सालों में हम यूपीएससी जैसे डिफिकल्ट एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे एक नए शहर के नए गुरु के साथ और उनसे जानेंगे कैसे इंडिया के डिफिकल्ट एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई अच्छा गुरु छूट ना जाए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक इंडिया के नए गुरु के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।